नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जहां पर अब ये लोग जब यशवंत और उसके आदमी जब हारते हुए नजर आ रहे थे तो उन्होंने अब यहाँ पर अपने उन बेस्ट फाइटर को वहां पर भेज दिया था। उनकी फाइट को देखते हुए तो अब उनके चेहरे पर एक चमक भी आ जाती है। इससे पहले कि वो अपनी खुशी को जता पाते या जश्न मना पाते तभी वहां पर उस गाँव में 8 जियंट ईगल आ जाते हैं। उन्हें देखकर तो न सिर्फ दुश्मन कंफ्यूज थे बल्कि यहाँ पर अनिका और रोहित की टीम भी कंफ्यूज थी। इधर अनिका, स्वाति और धनंजय बार बार उन ईगल के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब भी वो सभी उन ईगल की आंखों में देखने की कोशिश करते वो सभी उड़कर दूसरी तरफ चली जाती। ये देखकर अब स्वाति मल्होत्रा अपने मन में ही यही सोचती है कि आखिर ये सभी अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ इधर विलेज नंबर 3 में जब अनिका ने जहां पर अभी अनिका थी, अनिका ने किंग के साथ सीख लिया था इन पंछियों को हाइपोटाइज करना। इसलिए अब तक हर जगह पर ये गिंट ईगल आसमान में आ चुके थे और उन्हें देखकर तो अब सभी हैरान थे। इधर इससे पहले कुछ अनिका कर पाते कि तभी उसने देखा कि वो जियंट ईगल तो उन लोगों की तरफ जा रहे हैं जहां पर इन्फेक्टेड लोगों का झुंड था। वहां उनके पास जाने के बाद वो ईगल्स ने अब अपने पंखों को फड़फड़ा दिया, जिससे कि एक एक अनोखी ही फूलों की पंखुड़ियां नीचे गिर रही थी। उन फूलों की वजह से वहां पर एक अनोखी महक आने लगती है, क्योंकि जैसे ही वो फूलों की पंखुड़ियां नीचे लग पड़ गिरती है तो वहां की पूरी हवा में उसकी सुगंध इतनी तेज होती है कि सभी को उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। वहाँ विलेज में जितने भी लोग थे वो सभी अब हैरान थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इस तरह से फूलों की बारिश, क्योंकि इन फूलों को ऐसे गिरता हुआ, इन पंखड़ियों को ऐसे गिरता हुआ देखकर सबको बहुत अच्छा भी लग रहा था और उसकी खुशबू भी सच में मन को मोह देने वाली थी। अपना काम वो सारे के सारे अब ईगल अब अपना काम खत्म करने के बाद वो सभी अब वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि ये ईगल यहाँ पर किसी के साथ आई कांटेक्ट करने के लिए नहीं, किसी का संदेश लेके पहुंचाने के लिए नहीं, ना ही लेने के लिए आए थे, बल्कि वो यहाँ पर इन पंखड़ियों की बारिश करने के लिए आए थे। उन्हें इस तरह से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ पर किसी जरूरी काम से यहाँ पर आए हैं और वो अब अपना काम करने के बाद वो सभी अब यहाँ से जाने लगते हैं। अभी यहाँ पर जो फूलों की बारिश हो रही थी उसे देखकर तो अब स्वाति के चेहरे पर सिर्फ हैरानी ही थी। स्वाति ने जब सामने देखा तो जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं वो उन फूलों की महक से अब धीरे धीरे शांत हो रहे थे, क्योंकि अब तक इन लोगों में गुस्सा ही नजर आ रहा था। वो बस एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को इन्फेक्टेड करने के लिए भाग रहे थे, क्योंकि जैसे ही ये इन्फेक्टेड हो रहे थे तो इन्होंने एक जानवरों जैसा रौद्र रूप ले लिया था, जिनकी आंखें बिल्कुल लाल लाल दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इनकी आंखों में खून उतरा हुआ हो और इनके हाथ पैर ऐसे जानवरों की तरह, ऐसे उनके पंजे की तरह बन चुके थे। और जिस एग्रेशन और पागलपन के साथ ये लोगों का पीछे भाग रहे थे, अब वो इन फूलों की खुशबू से तो जैसे एक ही जगह पर बैठ जाते हैं। ऐसा जान पड़ता है जैसे इस फूलों की खुशबू ने उनके मन को मोह लिया है, उनके दिमाग में कहीं उसने एक शांति प्रदान की है। यहाँ सिर्फ स्वाति ही नहीं बल्कि बाकी सभी का भी यही एक्सप्रेशन था, क्योंकि सबको ही ये बहुत ही अजीब लग रहा था कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ क्या, और ये तो देखा जाए कि ये हुआ क्या, लेकिन ये किया किसने, ये कैसे हुआ। यहाँ अनिका और उसकी टीम अभी हैरान थी कि अभी जो जियंट ईगल यहाँ पर आए हुए थे वो कौन थे और उन्हें भेजा किसने था, उनको भेजने वाला कौन था। वो सब अभी यही सोच रहे थे। यहाँ पर वो सभी सोच ही रहे थे कि तभी अब वो फाइटर अब अपनी फाइटिंग पोजीशन फिर से ले लेते हैं। कुछ
कुछ तो भी यहाँ पर आसमान से ही फायरिंग पोजीशन को ले लेते हैं। ये देखकर तो अब अनिका ने जल्दी से एक जंप आसमान की तरफ ली, तो वहीं उसका साथ देते हुए जॉन और रैनी ने भी आसमान की तरफ ही जंप कर दिया था। अब ये लड़ाई 8 गांव की नहीं बल्कि वो 8 गांव अब एक हो चुके थे। सब अपनी स्पेशलिटी से यहाँ पर फाइट करने वाले थे। यहाँ बूढ़े किंग का एक फाइटर लैंड पर फाइटिंग करने वाला था, तो वहीं दूसरे ने वहां पर वाटर की तरफ जाने लगा। अब ये फाइट 3 हिस्सों में होने वाली थी, एक स्काई फाइट, दूसरी लैंड फाइट और एक तीसरी वो वाटर फाइट, क्योंकि यहाँ पर अब फाइट को भी 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। स्काई फाइट के लिए अनिका और उसका साथ देते हुए जॉन और रैनी थे, तो वहीं लैंड फाइट में विलेज नंबर 1 में चिराग था, तो विलेज नंबर 2 में भूमिका थी और विलेज नंबर 3 में इंस्पेक्टर अब्बास के साथ अब्दुल मौजूद था। तो वहीं विलेज 4 में लैंड में अपना कंट्रोल बनाते हुए वहां पर अर्जुन सिंह, छटींद्री और उनका साथ जहांगीर दे रहा था। यहाँ कांचा ने हर दिशा में अभी नजर बनाई हुए थी, तो वहीं विलेज नंबर 5 में लक्ष्य जो कि लैंड फाइट को संभालने वाला था, तो वहीं सूरज वाटर फाइटिंग की तरफ जाने लगता है। और इधर विलेज नंबर 6 में बूढ़े किंग के दोनों ही फाइटर ने अपने काम को समझ लिया था, तो वहीं करण गुलेरिया इधर लैंड पर फाइट करने वाले थे, लेकिन उनका ध्यान नदी पर ही था। जिस फाइटर ने अभी उस नदी में जंप किए थे, उन्हें यही लग रहा था कि वो यहाँ की फाइट को संभाले या नदी की या फिर आसमान की, क्योंकि वो अब कंफ्यूज हो रहे थे कि वो यहाँ पर लैंड की फाइट को संभाले, पानी की फाइट को या फिर आसमान की। इधर स्वाति मल्होत्रा ने अब अपने चेहरे को अच्छी तरह से पूरी तरह से कवर कर लिया था, ताकि इस फाइट में कोई भी उसे पहचान ना पाए, खुद करण भी नहीं। स्वाति मल्होत्रा ने अब अपने चोपर से ही जंप करने वाली थी, तभी उन्होंने अब अपने चोपर को ऑटोमेटिक मोड में किया। इसके बाद अब वो सीधा ही वहां अपने उस चोपर से जंप करके सीधा ही नदी में कूद गई थी। तो वहीं अब तक धनंजय पीरामल ने भी लैंड फाइट को संभाला हुआ था, तो वहीं अपने तेज कदमों से इधर रोहित भी अब नदी के पास जाने लगता है। तो वहीं प्रीति की नजर अभी सभी पर ही थी, क्योंकि प्रीति ने तो खुद पहले ही धनंजय को प्रॉमिस किया था कि वो यहाँ पर सबकी सेफ्टी को ध्यान में रखेगी, इसलिए वो अपने काम को बेफिक्र होकर करें। इसलिए वो बस अब धनंजय पीरामल की मदद करना चाहती थी, भले ही उसे पता था कि वहाँ पर आयशा आंटी का क्लोन है उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि ये क्लोन कोई ऐसा वैसा क्लोन नहीं बल्कि ये एक रोबोटिक क्लोन था जो हर तरफ से परिपूर्ण था हर फाइट के लिए। इसलिए प्रीति जानती थी कि अब ये क्लोन उसकी मदद करेगा, इवन उसकी नहीं बल्कि पूरी की पूरी टीम की भी। प्रीति अभी ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर अब आसमान पर जाती है। इससे पहले कि प्रीति धनंजय पीरामल को आसमान में हो रही इस हलचल के लिए कुछ भी अलर्ट कर पाती, तभी उसने देखा कि आसमान में कोई उसे फाइटर की तरफ आ जाता है और वो उस फाइटर को जोर से पंच मारता है। यहाँ पर सिर्फ प्रीति ही नहीं थी जो कि हैरान थी, इधर विलेज नंबर 4 में अर्जुन सिंह, छटींद्री, यहाँ तक कि महेंद्र की आंखें भी फटी की फटी रह गई थी कि अभी हुआ क्या, उस लड़की ने इतनी लंबी जंप कैसे की। यहाँ पर अभी ये सब कंफ्यूज ही थे कि तभी उन्होंने जब आसमान में देखा तो यहाँ पर एक भयंकर फाइट शुरू हो चुकी थी और कोई हारने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं था। अनिका भी इधर लगातार अब वार करती ही जा रही थी, तो वहीं जॉन और रैनी भी अनिका का इस फाइट में साथ दे रहे थे। यहाँ कांशा ने भी, क्योंकि इधर जो ये इतनी लंबी एक जंप जो ऊपर की तरफ लगाई थी ये किसी और ने नहीं बल्कि आकांक्षा ने लगाई थी, जिसे देखकर यहाँ पर प्रीति का तो मुंह खुला का खुला रह गया था, साथ के साथ दूसरी तरफ से अर्जुन सिंह और छटींद्री का भी। उन्हें तो अब तक जो एक नाजुक सी लड़की नजर आ रही थी अब उसकी यहाँ पर पूरी ही शक्तियाँ नजर आ रही थी। यहाँ आकांक्षा ने आसमान की फाइट में अभी उनकी मदद करने के लिए वहां पर आ जाती है, तो वहीं अब तक वाटर फाइटिंग भी शुरू हो चुकी थी।
वाटर फाइटिंग के लिए रोहित और स्वाति दोनों ही मिलकर उन फाइटर को मारने जा रहे थे। वो दोनों नदी पर ऐसे चल रहे थे या फिर ऐसे दौड़ या फिर ये कहा जाए कि वो ऐसे दौड़ रहे थे कि मानो मानो वो जमीन पर हो। कुछ ही मिनटों में उन दोनों ने ही उन 8 गांवों की दूरी को तय कर लिया था। तो वहीं इधर अनिका में भी अनिका ने यही किया था, क्योंकि अनिका आसमान में अपनी फाइट को बढ़ोतरी के साथ जीत रही थी। अब अनिका भी यहाँ पर समझ गई थी कि वो जो बूढ़े किंग के लिए खाना बनाती थी वो सिर्फ कुकिंग ही नहीं थी, बल्कि ये किंग का एक अनोखा तरीका था इस फाइटिंग टेक्निक को सिखाने का। अब इस फाइटिंग टेक्निक को करते हुए अनिका को सब कुछ समझ में आने लगा था। अब तक लैंड पर भी फाइटिंग इधर शुरू हो चुकी थी। इधर लैंड पर करण गुलेरिया अपनी फाइटिंग टेक्निक से उन सभी फाइटर्स को एक टफ फाइट दे रहे थे। तो वहीं इधर धनंजय पीरामल के वार को सहना तो उन फाइटरों के लिए आसान ही नहीं था, क्योंकि जहां करण ने अपनी फाइटिंग को बड़े ही शार्प तरीके से कर रहे थे, वहीं धनंजय पीरामल का भी कोई जवाब ही नहीं था। इधर विलेज नंबर 3 में उन लोगों ने फाइट करते हुए अब सीधा ही इंस्पेक्टर अब्बास से भिड़ जाते हैं। और इधर इंस्पेक्टर अब्बास भी अब अपने मन में ही सोचते हैं, अच्छा हुआ कि हमने अनिका की बात मान ली थी और ये नई फाइटिंग टेक्निक को सीख लिया था, क्योंकि सच में अगर उस समय हम इस फाइटिंग टेक्निक को नहीं सीखते तो आज हम लोगों का क्या हाल होता वो तो हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हमें तो यहाँ आने के बाद पता चला कि आखिर अनिका ने उस टेक्निक को सीखने के लिए क्यों बोला था, वरना अगर हम उस टेक्निक को नहीं सीखते तो इनका सामना करना तो इतना आसान नहीं होता। जहां इन विलेज में हर जगह पर फाइट चल रही थी, दूर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ बस घमासान ही मचा हुआ हो। तो वहीं दूसरी तरफ इधर रोहित के पैलेस में जब रानी साहिबा ने देखा कि सारे ही इन्फेक्टेड लोग अब धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पर इन गाँव में यहाँ पर इन पंखुड़ियों की बारिश हुई थी, तो वहीं राजमहल में जहाँ पर ये जिएंट ईगल सबसे पहले एक आया था, उसने भी वहाँ पर सेम वही पंखुड़ियों को ऊपर से गिराने का काम किया था। और उसकी महक से यहाँ पर राजमहल के बाहर जितने भी इन्फेक्टेड लोग थे वो भी अब धीरे धीरे शांत हो रहे थे और वो उनकी तरफ ही अब रानी साहिबा अब उनकी तरफ जाने लगती है। वहाँ राजीव ने जब नीचे गिरे हुए उन फूलों को देखा तो उसके दिमाग में अब अचानक से एक बात आती है और वो अब अपने चेहरे के मास्क को हटा देता है और अब वो कहता है, तुम तीनों में से कोई भी अभी इन लोगों को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि अभी भी इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। देखो ये सभी अभी कमजोर हो चुके हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये अभी उस वायरस से फ्री हो चुके हैं या अभी ये इन्फेक्टेड नहीं है, क्योंकि इन्हें शायद अभी भी एंटीडोट की ज़रूरत है। मुझे आलिशा से इसके बारे में बात करनी होगी। अब उसकी ये बात सुनते ही अब आलिशा की आंखों में भी अब एक हैरानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो वहीं आकाश भी अभी समझ जाता है कि आलिशा को उसे कैसे भी करके बस अंदर लेकर जाना होगा, क्योंकि आलिशा को देख रही यहाँ की रानी थी और अब वो अपने आप को इन लोगों के पास जाने से नहीं रोक पा रही थी। इसलिए अब आकाश ने मन बना लिया था कि उसे अब हर हाल में कभी ना आलिशा को अंदर ही लेकर जाना होगा, इससे पहले कि राजीव चाचा उसे ढूंढते हुए उसके रूम की तरफ चले जाएं। क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो फाइटर यहाँ पर आलिशा यहाँ पर नकाब लगाकर लड़ रही थी, राजीव ने अभी तक पता नहीं चला था कि ये आलिशा ही है। इसलिए उन लोगों के बारे में बताने के लिए राजीव इधर आलिशा के कमरे की तरफ जाने लगता है और कहीं राजीव को सब कुछ पता ना चल जाए। इसलिए अब आकाश सोचता है कि मुझे जल्दी से उस रूम में जाना चाहिए। ये सोचते हुए आकाश सोचता है कि वो राजीव गुलेरिया को अपनी बातों में फंसा लेगा। तब तक वो राजीव गुलेरिया को वहाँ पर रास्ते में ही अपनी बातों में फंसाएगा। तब तक आलिशा भी अंदर की तरफ चली जाएगी। इसलिए आकाश ने भी यहाँ पर अपना पूरा ही प्लान बना लिया था। आकाश ये सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि राजीव चाचा तो अपने तेज कदमों से वहाँ पर अंदर की तरफ ही जाने लगते हैं आलिशा से मिलने के लिए। तो वहीं आकाश गुलेरिया भी अभी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। या मयूर गुलेरिया अब जल्दी से कविन आलिशा के पास आकर अब उसे कहता है, वेरी वेल डन, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं अपनी बहन से तुम्हारे बारे में जरूर बात करूँगा
जाऊंगा, क्योंकि सच में तुम्हारी फाइटिंग का कोई जवाब नहीं। मयूर की इस बात को सुनकर अब आलिशा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और अब वो अंदर की तरफ जाने लगती है। आलिशा ने यहाँ पर अभी मयूर को कुछ भी नहीं कहा था। उसने जैसे ही अब दरवाजा खोला तो उसने देखा कि आकाश मिस्टर गुलेरिया से कुछ बातें कर रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर अब आलिशा भी अपने धीमे धीमे कदमों से अब जल्दी से ग्राउंड फ्लोर की ही एक रूम में चली जाती है, क्योंकि वो इतने धीमे कदमों से वहां पर चली थी कि ताकि राजीव गुलेरिया का ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल भी ना जाए। आकाश ने अब कभी आलिशा को ऐसे जाते हुए देख लिया था और कि उसने देख लिया था कि आलिशा किस रूम में है और उसे इस वक्त अपने रूम में जाना चाहिए। अब ये सब सोचते हुए ही आकाश गुलेरिया अब राजीव को किचन की तरफ लेकर जाने लगता है, क्योंकि वो यहाँ पर राजीव गुलेरिया को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था, जिससे कभी आलिशा को अपने कमरे में जाने का मौका मिल जाए। जैसे ही इधर आलिशा ने अपना रास्ता क्लियर देखा तो वो भी अब जल्दी से एलिवेटर के पास आ जाती है, क्योंकि जिस तरह से आकाश ने सोचा था आकाश ने सेम वैसे ही किया। वो राजीव गुलेरिया को वहां से बातों ही बातों में हटा कर ले जाता है। इधर अब कभी आलिशा भी अभी 3rd फ्लोर के बटन को एलिवेटर में जाने के बाद प्रेस कर देती है। कुछ ही देर में वो भी अपने रूम में चली जाती है। यहाँ इधर किचन में राजीव बस आकाश से ही पूछ रहा था, क्या तुम बताओगे कि तुमने क्या बात करनी है, क्योंकि आकाश तब से बस राजीव गुलेरिया को कंफ्यूज ही कर रहा था कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन वो कोई बात कह नहीं रहा था। इसलिए राजीव गुलेरिया भी अब तक पूरी तरह से इरिटेट हो चुका था। इसलिए वो थोड़े से गुस्से के साथ कहता है, आकाश क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम्हें बात क्या करनी है। राजीव गुलेरिया को इस तरह से थोड़ा से गुस्से को देखकर अब आकाश उनकी बात को टाल तो रहा था, लेकिन अब वो क्या करता वही, क्योंकि उसे तो सच बताऊं तो उससे कोई बात ही नहीं करनी थी, बल्कि वो तो बस आलिशा का रास्ते को साफ कर रहा था। वहीं अब तक मयूर भी बाहर से अपनी नज़र बनाए हुए था। वहीं दूसरी तरफ अब तक इधर एक तरफ जहाँ पर यह सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ अब तक विलेज मिशन में अनिका ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस स्काई फाइट को जीत लिया था। अनिका ने यहाँ पर एक शानदार प्रदर्शन किया था। अनिका, एनी, जॉन और यहाँ पर किंग के स्टैचू ने आसमान में अपनी जीत हासिल कर ली थी। तो वहीं इधर वाटर फाइटिंग में स्वाति मल्होत्रा और रोहित मारवा ने भी वाटर फाइट को जीत लिया था। लेकिन इन दोनों ही तरह की फाइट को जीतने के बाद इधर लैंड फाइट अभी भी जोरदार चल रही थी, क्योंकि अभी तक लैंड फाइट का कोई कंक्लूजन नहीं निकला था। इधर एनी अब ऊपर की फाइट को जीतने के बाद अब वो नीचे उतरकर सीधा ही शीला की गाड़ी के सामने आ जाती है। तो वहीं जॉन इधर दमयंती देवी के सामने खड़ा था, क्योंकि अब ये लोग समझ चुके हैं कि अब बारी इनकी है, क्योंकि ये तब से दूर से ही बैठकर तमाशा देख रही थी, इसलिए अब बारी इन दोनों की ही थी। यानी अनिका ने इधर अक्षय वर्मा को घेर लिया था, क्योंकि अनिका को अब अक्षय वर्मा से उसके हर एक बुरे कार्य का बदला लेना था। इसलिए वो अब अचानक से अक्षय वर्मा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो वहीं इधर किंग की स्टैचू की नज़र तो सिर्फ महेंद्र पर ही थी। जहां जैसे ही महेंद्र ने देखा कि किंग के वहां पर उस नाजुक सी लड़की की नज़र अब उसी पर ही है, इसलिए उसे देखकर महेंद्र अब छुपकर सब कुछ ही देख रहा था। तो वहीं आकांक्षा भी महेंद्र के ही पीछे खड़ी उसे ही देख रही थी, क्योंकि महेंद्र ने सोचा था कि उसने अपने आप को छुपा लिया है, लेकिन उसकी यहाँ पर आकांक्षा की नज़र तो उसी पर ही थी। और उसने अब महेंद्र के कंधे पर पीछे से अब अपना हाथ वो रख देती है, जिससे कि अब क्योंकि महेंद्र की नज़र अभी पीछे की तरफ नहीं थी, इसलिए जैसे ही उसे अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ तो महेंद्र अब एकदम से चौंक जाता है कि आखिर किसने उसे पीछे से पकड़ा। वहीं इधर विलेज नंबर 5 में सूरज इधर सौम्या के साथ खड़ा हुआ था, क्योंकि अब सूरज यहाँ पर सौम्या के साथ मुकाबला करने वाला था। वहीं विलेज नंबर 6 में बूढ़े किंग के फाइटर ने तो अब सरजी के एक फाइटर के साथ फाइट करना शुरू भी कर दिया था। इधर विलेज नंबर 7 में स्वाति मल्होत्रा करण गुलेरिया की मदद करने के लिए उन फाइटर के साथ फाइट करने लगती है। तो वहीं विलेज नंबर 8 में अब तक निखिल भी वहां पर आ गया था अपनी टीम की हेल्प करने के लिए। इन सभी गांवों में अब
फाइट फिर से शुरू हो गई थी। एनी ने जब ध्यान से देखा तो शीला जिस गाड़ी में बैठी हुई थी वो तो गाड़ी पूरी तरह से ऑटोमेटिक थी। ये देखते हुए ही एनी अब अपने टैब को निकालती है, क्योंकि अगर एनी को यहाँ पर शीला से फाइट करनी थी तो सबसे पहले उसे उसकी गाड़ी के होल्ड को अपने हाथ में लेना था। इसलिए जल्दी से वो अपना टैब निकालती और फिर उसमें जल्दी से कुछ टाइप करने लगती है। कुछ ही देर में एनी ने यहाँ पर शीला की गाड़ी के कंट्रोल को पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया था। उसने शीला की गाड़ी के दरवाजे को लॉक किया और उसके बाद उसने अब उस गाड़ी को स्टार्ट कर दिया था। अब अपनी गाड़ी को इस तरह से अपने आप काम करता हुआ देखकर तो अब शीला एकदम से ही चिल्लाने लगती है, क्योंकि शीला अब समझ चुकी थी कि ना तो उसने अपनी गाड़ी को खुद लॉक किया है और ना ही उसने उसे स्टार्ट किया था। और अब वो चिल्लाते हुए ही कहती है, रोको रोको इस गाड़ी को। यहाँ एनी अब उस गाड़ी की स्पीड को और भी बढ़ा देती है, जिससे कि शीला की धड़कनें बिल्कुल ही बढ़ रही थी। कभी वो एनी इस गाड़ी को आगे की तरफ लेकर जाती है पूरी ही स्पीड के साथ, तभी इतनी ही स्पीड के साथ वो उसे पीछे की तरफ लेकर जा रही थी। उस गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उसके अंदर बैठे हुई शीला का हाल बहुत ही ख़राब हो चुका था। उसे बस यही लग रहा था कि वो बस अब कुछ ही पल की मेहमान है, क्योंकि गाड़ी की कहीं ना कहीं तो टक्कर होने वाली है और उसका एक भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है। उस गाड़ी से तो बस अब यहाँ पर शीला के चीखने की ही आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसकी आवाज़ ही बता रही थी कि वो कितना डरी हुई थी, क्योंकि उसे अब ये गाड़ी अब एक भूत के समान नजर आ रही थी कि आखिर ये गाड़ी ऐसे अपने आप कैसे चल रही है। तो वहीं इधर जॉन ने अभी भूमिका से कहा कि इस दमयंती को तुम ही संभालो, मैं उन लोगों को संभालता हूँ। क्योंकि जॉन ने यहाँ पर जिसने की दमयंती देवी के रास्ते को रोका था वो उसे अब भूमिका के हवाले सौंपता है। इधर जॉन की ये बात सुनते हुए ही भूमिका भी में अपना सिर हिला देती है। और अब जैसे ही जॉन वहाँ से जाता है तो भूमिका अब जल्दी से दमयंती देवी के पास आ जाती है। और भूमिका जैसे ही दमयंती देवी के पास आती है तो वो अब जोर से एक थप्पड़ उसे मारती है उसके अंदर के। तो पहले से ही दमयंती देवी को लेकर बहुत ही गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए आज अपने इसे एक थप्पड़ में ही वो अपना सारा का सारा गुस्सा निकालती है। यहाँ भूमिका के थप्पड़ बहुत ही जोर का था। या दमयंती ने भी अभी उसे एक थप्पड़ से अपनी पूरी ही फाइटिंग पोजीशन ले ली थी। और उसे ऐसा करता हुआ देखकर अब जॉन भी समझ गया था कि ये किस टेक्निक को यूज़ करने वाली है, क्योंकि दमयंती ने जिस तरह से अभी से एक थप्पड़ को खाने के बाद अपनी पोजीशन ली थी तो जॉन जो कि अभी वहाँ से दूर जा ही रहा था वो समझ गया था। इससे पहले कि दमयंती अब भूमिका के ऊपर अपना अटैक करती कि तभी जॉन अब एकदम से ही उनके बीच में आ जाता है। और अब वो उसके अटैक को डिफेंड करते हुए ही अब वो उसके ऊपर जॉन अब अपना अटैक करने लगता है। जॉन ने यहाँ पर बीच में आकर अचानक से भूमिका को बचा लिया था, क्योंकि अगर दमयंती देवी का ये वार अगर भूमिका पर चलता तो शायद भूमिका इस वार को नहीं बर्दाश्त कर पाती। या अनिका ने भी अभी अक्षय वर्मा के लिए अपनी फाइटिंग पोजीशन ले ली थी, तो वहीं अक्षय वर्मा भी अभी अनिका के साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इन दोनों के बीच में भी अब यहाँ पर एक फाइट शुरू हो चुकी थी। अनिका धीरे धीरे अपना वार करने की स्पीड अब बढ़ा रही थी। अनिका के वार से पहले तो अक्षय वर्मा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में जब अनिका ने अक्षय वर्मा के साथ अपनी फाइट स्टार्ट की तो उसने उसे एक स्लो स्पीड के साथ किया था। लेकिन अब जैसे ही अनिका ने स्लो स्पीड से उसके ऊपर वार किया तो उसे अक्षय वर्मा आसानी से हैंडल कर रहा था, उससे अपने आप को अच्छी तरह से डिफेंड कर पा रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे अनिका की स्पीड बढ़ती जा रही थी उसे देखकर तो अब अक्षय वर्मा घबराने लगा था। वो समझ चुका था अगर ये फाइटर चाहती तो एक ही बार में उसे मार सकती थी, लेकिन उसने एक ही वार में उसके ऊपर ऐसा वार नहीं किया। वो उसे शायद तड़पा कर मारना चाहती है। वो उसे तिल करके मारेगी, क्योंकि यहाँ पर अब अक्षय वर्मा तो जब वो शुरू में वार कर रही थी धीरे धीरे वो उसी से अब थकता हुआ जा रहा था। इधर अनिका ने भी अभी अक्षय वर्मा के दोनों ही हाथों पर अब लगातार वार करना शुरू कर दिया। हर वार पर उसे बस
एक ही बात याद आ रही थी, कैसे कैसे इन लोगों ने रोहित की मौत की प्लानिंग की थी। और उस नकली आकाश का एक्सीडेंट का वो नज़ारा अभी अनिका की आंखों के सामने आ रहा था, क्योंकि जब ये लोग कर्नाटक आइलैंड पर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे तब अनिका ने सारी ही उसकी फाइटिंग देखी थी। उसे सब चीज़ों का पता चल चुका था, इसलिए उसे बस अक्षय वर्मा को जान से मारना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। या अनिका भी अक्षय वर्मा पर अटैक करती ही जा रही थी। एक ऐसा वक्त आया कि जब अक्षय वर्मा की अब चीखें निकलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो अक्षय वर्मा अब खुद को डिफेंड कर रहा था, लेकिन अब अनिका के इतने तेज वारों के सामने अब वो ढीला पड़ता जा रहा था और अब वो खुद को डिफेंड करने में नाकामयाब हो रहा था। जैसे जैसे अब अनिका का एक एक वार उसकी बॉडी के ऊपर पड़ रहा था, तो हर एक वार के साथ उसकी चीखें निकल रही थी और अब वो चीखते चीखते ही नीचे जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। उसके दर्द से अनिका को अब इधर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। जैसे ही अब वो जमीन पर गिरा, अनिका अब जल्दी से उसके पास जाती है और अब वो अपने पैरों के अंगूठे से उसके दिल के पास अब प्रेशर लगाने लगती है। अनिका की पूरी बॉडी का प्रेशर उसके अंगूठे पर ही था और अब वो अपने प्रेशर को और भी बढ़ाने लगती है। तो वहीं इधर अक्षय वर्मा की चीखें अब उस प्रेशर के साथ और भी निकलने लगती है, क्योंकि जितना प्रेशर अनिका अपने पैर के अंगूठे से उसके हार्ट पर डाल रही थी, उससे तो अब अक्षय वर्मा को सांस लेने में ही प्रॉब्लम हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब उसका दम घुट रहा है। इधर इंस्पेक्टर अब्बास ने जब ये सब देखा तो वो अब अनिका को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और अब वो अनिका से कहता है, अनिका ये क्या कर रही हो तुम, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। देखो तुम तो जानती हो ना कि हमें ये जिंदा चाहिए, क्योंकि हमें इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी तो निकलवानी है, हम इसे नहीं मार सकते। अब इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है कि आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, लेकिन ये जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही चाहिए है तो मैं आपको इसके जैसे ना जाने कितने ही लोग दूंगी, लेकिन ये आज नहीं बचने वाला मेरे हाथों से। आज इसकी मौत तय है। अनिका ने अभी ये कहा ही था कि तभी अक्षय वर्मा ने अब अपना दम तोड़ दिया था, क्योंकि अनिका ने ये कहते हुए ही और भी प्रेशर अब अपने अंगूठे से उसके हार्ट पर डाला, जिससे अब उसके हार्ट ने एकदम से ही काम करना बंद कर दिया था और उसका हार्ट का काम रुकने से अब उसकी बॉडी पूरी तरह से अब डेड हो चुकी थी। उसके हाथ पैर अब पूरी तरह से ढीले हो चुके थे। जैसे ही इधर अपनी स्क्रीन पर ये सब धर्मराज मारवा ने देखा तो अब वो जल्दी से एकदम से अपनी जगह से गुस्से से खड़ा हो जाता है और वो अब अपने ईयरपीस पर अब सौम्या को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, सौम्या जो कि अभी भी मेरी भेजी वो सौम्या से कहता है कि सौम्या जाओ, तुम मेरी भेजी हुई लोकेशन पर आ जाओ और मुझे यहाँ से लेकर चलो। अब यहाँ पर धर्मराज की ये बात सुनते ही सौम्या अब उन्हें जवाब देती है, ओके सर, क्योंकि सौम्या को साफ साफ यहाँ पर धर्मराज की बात सुनाई दे रही थी। और ये कहते हुए ही सौम्या भी अब यहाँ पर विलेज नंबर 5 में दौड़कर जाने लगती है और वो विलेज नंबर 5 से दौड़कर जाने लगती है और वो सीधा ही जाकर अब अपनी गाड़ी में बैठकर अब उस लोकेशन की तरफ जाने लगती है जहां पर धर्मराज मारवा ने उसे आने के लिए कहा था, क्योंकि सौम्या ही इन सब में एक बेस्ट ऐसी ड्राइवर थी जो कि इस दूरी को कम समय में पूरा कर सकती थी। इसलिए ही इन्होंने सौम्या को रोहित और अनिका की कैद से बाहर निकलवाया था। ये देखकर कुछ देर तक तो लक्ष्य और सूरज ने भी सौम्या की गाड़ी का पीछा उसने भी सौम्या की गाड़ी के पीछे दौड़ लगाई, लेकिन सौम्या भी अपनी गाड़ी को इतनी स्पीड से चला रही थी कि उसे पकड़ पाना अब किसी के बस की बात नहीं थी। क्योंकि यहाँ पर जब सूरज और लक्ष्य ने ये देखा कि वो यहाँ से अब सौम्या जा रही है तो इसलिए उन्होंने भी उसे पकड़ना चाहा। यहाँ सूरज और लक्ष्य अब एक दूसरे को ही देखने लगते हैं कि आखिर
आखिर वो कहाँ गई, तो वहीं उस गरुड़ की नज़र अब सौम्या पर ही थी। वो अब अपनी उड़ान को भरता है और वो कुछ ही देर में अब यहाँ पर विलेज नंबर 3 के पास आ जाता है। जब अनिका उसकी तरफ अब उस गरुड़ की तरफ देखती है तो वो अब उसे अपनी देखी हुई सारी ही बातें बता देता है, क्योंकि ये वही गरुड़ था जिसके पंखों पर लटक कर अनिका यहाँ तक आई थी। इधर गरुड़ की इन्फॉर्मेशन लेकर अनिका विलेज नंबर 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब अब्दुल और इंस्पेक्टर अब्बास के भरोसे छोड़कर अब वो वहाँ पर खड़ी एक गाड़ी में बैठ जाती है और अपनी गाड़ी को उसी लोकेशन की तरफ बढ़ा लेती है जिस लोकेशन की तरफ यहाँ पर सौम्या गई थी और जिसके बारे में अपडेट यहाँ पर उस गरुड़ ने अब तक अनिका को बताई थी।